सर। गुड इवनिंग। हम लोग कल रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट कर लिए थे। ठीक है, और यूनिट वन का लास्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग यूनिट वन को खत्म करेंगे। ठीक है, आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कल जहाँ से एंड किए थे। हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल देख रहे थे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है। ठीक है, हु अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अभी हम लोग जो भी एसडीएलसी का फेजेस देखे हैं, ठीक है, वो फेजेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, ठीक है, प्रोडक्शन में उतना उसका ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो एक्टिविटीज परफॉर्म होता है, मतलब प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, प्रोडक्ट को डेवलप करने में, वो एक्टिविटीज में उसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, क्या क्या उसका काम रहता है? डेवलपमेंट प्रोसेस को मॉनिटर करना। ठीक है, जितना प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब सब चीज प्लान के हिसाब से ही हो, ये एग्जीक्यूट करना। अरेंज नेसेसरी एंड एडिकेट रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करना। ठीक है, टीम मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन करना। ठीक है, इशू ऑफ कॉस्ट, बजट, रिसोर्स, टाइम, क्वालिटी। ठीक है, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देखना। मैनेजिंग पीपल, एक्ट एज प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट लीडर लीडर के तौर पे एक्ट करना। स्टेक होल्डर्स का लाइसनिंग, स्टेक होल्डर्स के साथ मतलब कम्युनिकेशन करना, उन लोगों को मैनेज करना और देखना कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, कौन सा इंसान क्या काम करेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग हायरार्की, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन अपना डेली टास्क मतलब ऊपर बताएगा। ठीक है, मैनेजिंग प्रोजेक्ट, डिफाइनिंग एंड सेटिंग अप प्रोजेक्ट स्कोप। ठीक है, प्रोजेक्ट डिफाइन करना एंड प्रोजेक्ट स्कोप को सेट करना। मैनेजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, रिस्क एनालिसिस, ये रिस्क एनालाइज करना। ठीक है, कि हम लोग कल देखे थे कि कितना टाइप्स का रिस्क होता है। नेसेसरी स्टेप्स टू अवॉइड और कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्ट स्पोक्स पर्सन, ठीक है, प्रोजेक्ट स्पोक्स पर्सन मतलब क्या होता है? कोई भी कुछ बताना होता है प्रोजेक्ट में, ठीक है, किसी को भी, तो यही एक्ट करता है, यही आउटर वर्ल्ड, मतलब जो उससे सीनियर मैनेजर्स है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर ही बताता है सीनियर मैनेजर्स को कि हाँ प्रोजेक्ट में कहाँ तक काम हुआ, कैसा चल रहा है, कितना देर और लगेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे हम लोग और बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज में क्या क्या होता है? प्लानिंग, मैनेजमेंट, एस्टिमेशन। प्लानिंग तो हम लोग को पता है, प्लान करते हैं। ठीक है, मैनेज करना। ठीक है, डिफाइन द स्कोप, वेरिफिकेशन एंड कंट्रोल, ये सब हम लोग कर देख लिए थे। लाइंस ऑफ कोड, फंक्शन मॉडल, चेंज कंट्रोल भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी, ठीक है, ये सब का जरूरत एज अ स्टूडेंट भी जरूरत पड़ता है जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट किसने बनाया था? हेनरी गैंट उनका नाम है। ठीक है, तो ये गैंट चार्ट क्या बताता है हमको? प्रोजेक्ट शेड्यूल बताता है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुआ। तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट विद बार रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज एंड टाइम शेड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। यहाँ पे हम लोग देखते हैं गैंट चार्ट में क्या हो रहा है। वीक्स, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, पांचवा वीक, छठा वीक, सातवां वीक, आठवां वीक, नौ वीक, नवा वीक, दसवां वीक। ठीक है, तो ये अगर हम मतलब किस वीक में कितना काम होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या देख रहे हैं इसमें कि प्लानिंग का जो काम है उसके लिए टोटल 3 हफ्ता लगा। ठीक है, प्लानिंग यहाँ सेकेंड वीक में पूरा खत्म भी नहीं हुआ था, कि साथ साथ हम लोग थर्ड वीक का शुरुआत से डिजाइन भी करना शुरू किए। ठीक है, डिजाइन मतलब जो लेआउट है, ठीक है, किस तरह कितना पेजेस होगा, पेजेस का डिजाइन कैसे रहेगा, किस पेज के बाद क्या आएगा, किस पेज से कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, जो फ्रंट एंड है बेसिकली। ठीक है, तो डिजाइन करना हम थर्ड वीक से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, और डिजाइन करने में तो टोटल कितना लगता है? 3 वीक्स लगता है। फिफ्थ वीक तक हम अपना डिजाइनिंग का काम खत्म कर लेते हैं।
एंड थर्ड वीक तक हम प्लानिंग का काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट में अलग होगा, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में कितना मतलब टाइम लगेगा उसके हिसाब से आप फिर बना सकते हैं, ठीक है। अपना अपना गैंट चार्ट इसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। प्लान करने में कितना देर लगा, डिजाइनिंग करने में कितना देर लगा, ठीक है। डिजाइनिंग फिफ्थ वीक के एंड तक खत्म हो जाता है, ठीक है। सिक्स्थ वीक से हम कोडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब हम तो लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस ये सब बना लिए हैं। अब क्या क्लिक करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, ठीक है, फंक्शन लिखना, कोड लिखना, ठीक है, जो कोड फाइल होता है, ठीक है। तो कोड फाइल को पूरी बनाने में हमको 3 वीक लगता है, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ वीक, ठीक है। वो इसमें लगता है, ये एक सैंपल प्रोजेक्ट का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हर प्रोजेक्ट का अपना अपना अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन होता है इस तरह का ही है बेसिकली। कोडिंग हम लोग, देखिए यहाँ पर एक चीज समझने का है कि सिक्स्थ वीक से ही हम लोग कोडिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन टेस्टिंग जो है, ठीक है, वो सेवेंथ वीक से करते हैं। मतलब एक हफ्ता का जितना कोडिंग हुआ, ठीक है, जितना टाइम कोडिंग में लग रहा है उतना ही टाइम टेस्टिंग में भी लगा, ठीक है। इसके लिए 3 हफ्ता लग रहा है कोडिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए भी 3 हफ्ते ही लग रहा है, लेकिन एक हफ्ता का कोडिंग के बाद हम एक हफ्ता, ये वाला जो एक हफ्ता का कोडिंग हुआ उसको टेस्ट करने में लगाए। सेवेंथ वीक का कोडिंग को हम एट्थ वीक में टेस्ट किए। एट्थ वीक का सॉरी, एट्थ वीक का जो कोडिंग था वो हम नाइन्थ वीक में किए टेस्टिंग उसका, ठीक है। एंड लास्ट में डिलीवरी टेंथ वीक में, जब पूरा हाँ, और एक चीज आप ध्यान देने का बात है कि पूरा जब टेस्टिंग ओवर हो जा रहा है एंड पूरा सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारा जब कंप्लीट हो रहा है तो लास्ट में टेंथ वीक में हम डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। डिलीवरी मतलब इंस्टॉलेशन, ठीक है, उसके बाद अगर छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम हो, ठीक है, तो ये पूरा टेंथ वीक लग जा रहा है, टेंथ वीक तो लग जा रहा है ये पूरा डिलीवरी देने में, ठीक है। तो यही है गैंट चार्ट, ठीक है। तो टाइम वाइज हम शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, किस हफ्ता में क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो ये देख के मतलब कोई भी मॉनिटर कर सकता है कि एक्टिविटीज कैसा चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। वीक वाइज ये बनता है, ठीक है, किस वीक में क्या क्या काम हो रहा है, एंड एट द एंड इसको एनालाइज किया जाता है ये देखने के लिए कि मेरा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है। आए समझ में? यस सर। उसके बाद यहाँ पर पॉट चार्ट है, ठीक है। पॉट चार्ट मतलब प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ्स, जैसे ग्राफ में ट्री सब रहता है, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द मेन इवेंट इन बोथ फॉर पैरेलल एंड कंसेक्यूटिव वेज, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग वेटेज दिए हुए हैं एक एक काम का, ठीक है। इवेंट्स जैसे टेंथ इवेंट्स आर शोन एज नंबर्ड नोड एंड दे आर कनेक्टेड बाय लेबल्ड एरो, ठीक है। तो जैसे क्या हो रहा है कि हम एक इवेंट में है, ठीक है, टेंथ उसका नाम है, उससे 5 डेज लग रहा है इवेंट नंबर 20 में जाने के लिए, ठीक है। उससे फिर 30 डेज, 3 डेज लग रहा है इवेंट नंबर 30 में जाने के लिए, ठीक है। तो 20 और 30 जो है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 खत्म होने के बाद ही 30 कर सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। बट 20 और 30 इवेंट्स खत्म होने के बाद ही हम 40वां नंबर का इवेंट पे आ सकते हैं, ठीक है। तो 20 से 40 जाने में कितना लग रहा है, 1 डे। मतलब इस काम, ये काम से ये काम को खत्म करने में कितना देर लग रहा है, 1 डे। एंड इससे 30 से फिर 40 में जाने में कितना लग रहा है, 4 डेज। पूरा जब 40 का काम खत्म हो जा रहा है तो फिर हमको नेक्स्ट इवेंट जो है 50 का, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में 3 डेज लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग को क्या दिखाता है, पाथ दिखाता है, ठीक है, इवेंट्स क्या क्या है एंड एक इवेंट से और एक इवेंट को खत्म करने में कितना देर लग रहा है, कितना डेज लग रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर, ठीक है, रिसोर्स हिस्टोग्राम, तो ग्राफिकल टूल दैट कंटेन्स बार चार्ट, रिसोर्सेस, ठीक है, रिक्वायर्ड ओवर टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट इवेंट और फेज, ठीक है। तो रिसोर्स हिस्टोग्राम इफेक्टिव टूल फॉर स्टाफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कौन, ठीक है, कितना काम कर रहा है, ठीक है, कितना स्टाफ का जरूरत है किस डेज में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि डे 1 में डिजाइनर, ठीक है, 4 डिजाइनर्स का जरूरत है, ठीक है।
डे 2 में वही 4 डिजाइनर्स काम करेगा, डे 3 में एक डिजाइनर का काम जरूरत खत्म हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में एक ही डिजाइनर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा काम रहता है तो हम लोग ज्यादा डिजाइनर्स को लगाए। फिर डेवलपर, क्योंकि डिजाइनिंग का टाइम डे 1 डे 2 में डिजाइनिंग का काम हो रहा है, तो डेवलपमेंट या कोडिंग का जरूरत तो है नहीं। तो डे 3 से फिर पहले एक डेवलपर का जरूरत होता है, फिर दो डेवलपर का, फिर बीच में यहाँ चार चार डेवलपर का जरूरत हुआ, फिर लास्ट में एक डेवलपर का जरूरत कम होगी। उसके बाद डे 1 में कोई टेस्टर का जरूरत नहीं है, ठीक है। डे 2 में कोई टेस्टर का जरूरत नहीं है, डे 3 में कोई टेस्टर का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं होता है, तो डेवलपमेंट का काम जब तक शुरू नहीं होता तो टेस्टर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का हम ये कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पर डे 1 में कितना आदमी का जरूरत है, डे 2 में कितना आदमी का जरूरत है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जितना आदमी जिस दिन आएगा तो उस हिसाब से उसको सैलरी भी देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये डे 1 में कितना आदमी है, तो फिर हम इससे कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं, जिससे इतना लोग काम किया तो उसका कितना मतलब सैलरी देना होगा, उसी से कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डे 5 और डे 6 में बहुत एक्सटेंसिव काम हो रहा है, इसलिए हमको 8 आदमी का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर स्टाफ रिक्वायर्ड, ये भी ये हम लोग देखते हैं कि डे 1 में डिजाइनर का ही जरूरत पड़ता है, 4 डिजाइनर, ठीक है। ऐसा हम देखते हैं 4 डिजाइनर, तो डे 1 में हमको 4 डिजाइनर का जरूरत है, डे 2 में हमको 4 डिजाइनर का जरूरत है, ठीक है, और किसी का जरूरत नहीं है। डे 3 में हमको 3 डिजाइनर, तो ये एक बार कम हो गया, तो 2 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 3 डिजाइनर का जरूरत है और एक डेवलपर का जरूरत है, ठीक है। वो हम लिखते हैं। इसी के हिसाब से ये चार्ट बन रहा है। 5th और 6th में हमको 2 डिजाइनर का जरूरत है, फिर उधर 3, 2 से 6, 4 डेवलपर का जरूरत है, एंड 6 से 8 2 टेस्टर का जरूरत, तो 8 हो गया। यहाँ पे भी वही 5 और 6 में सेम ही रह रहा है इधर। एंड 7th में एक ही डिजाइनर का जरूरत है, ठीक है। कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसको वापस से रीडिजाइन करने के लिए डेवलपर का जरूरत है एंड टेस्टर का जरूरत है। यहाँ पर 6 एम्प्लॉइज में मेरा काम हो जा रहा है। ये देखने से भी इस दिन डे 1 में कितना, 4 एम्प्लॉइज, डे 2 में 4 एम्प्लॉइज, डे 3 में 4 एम्प्लॉइज, ठीक है। डे 4 में 5 एम्प्लॉइज, डे 5 और 6 में 8 एम्प्लॉइज, सातवां में 6 एम्प्लॉइज मेरा काम है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये सब क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है, ठीक है। क्रिटिकल, हम लोग इससे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना कॉस्ट लगेगा, कितना मतलब एफर्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर कोई चीज लैक करने लगा तो और एम्प्लॉइज को हम यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, दिस टूल इज यूजफुल इन रिकॉग्नाइजिंग इंटरडिपेंडेंट टास्क इन द प्रोजेक्ट, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ और क्रिटिकल पाथ, ठीक है। टू कंप्लीट द शॉर्टेस्ट पाथ को क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। Event according to earliest possible start time, path between start and end node is called the critical path, which cannot be further reduced, ठीक है। तो ये जो हम लोग ऊपर से पाथ लिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह में इसमें हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। जैसे अगर हम ऊपर वाला देखें, ACF 5 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 8 दिन लग रहा है, ठीक है। और नीचे वाला देखें तो 3 दिन, 4 दिन, 3 दिन, उधर तो 8 दिन लगा था, 6 3 9 दिन लगा था, और इधर 10 दिन लग रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ऊपर वाला ही, ACF। तो ACF ही क्या है? क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो ये हम लोग का यूनिट 1 खत्म हुआ। इसका 1 मिनट नोट्स में भेज देता हूँ, 1 मिनट आपके साथ हो जाएगा।
एक मिनट। Yes, sir. हम भेज दिए हैं मैम को। हम लोग यूनिट 2 शुरू करते हैं। Okay, sir. ठीक है, यूनिट। हेलो। हाँ मैम, अब वो हम ये कर रहे थे ना, एक दूसरा यूनिट ओपन कर रहे हैं, पहला यूनिट खत्म था, वही दूसरा यूनिट को करने से। ठीक है, हम लोग दूसरा यूनिट देखते हैं, दूसरा यूनिट में क्या है। ठीक है, तो पहला यूनिट खत्म हुआ। तो दूसरा यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स है हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा यूनिट क्या है, सॉफ्टवेयर डिजाइन के ऊपर है। ठीक है, मॉड्युलैरिटी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कोहेजन, कपलिंग, डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ डिटेल डिजाइन, क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन, डिजाइनिंग फॉर रीयूज, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये हम लोग का यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस। ठीक है, तो डिजाइन डिजाइन अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसे होना चाहिए। ठीक है, कितना पेजेस होगा, किस पेजेस में क्या क्या काम होगा। ठीक है, कितना लेबल, कितना टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, कितना बटन रहेगा। ठीक है, तो बेसिक डिजाइनिंग, डिजाइन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट deals with transforming customer requirements as described in the SRS document। SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हम लोग जो पढ़ रहे थे कि उसी डॉक्यूमेंट में कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसका एक फॉर्मेट भी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो वो सारा कुछ रहता है। तो एसआरएस में जो भी दिया हुआ है कस्टमर का रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको एक इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म, मतलब जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सके यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदद से उसको मतलब रियलिटी में करके दिखाना। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से कुछ बनाना, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ हम डेवलप करना। ठीक है, तो यही डिजाइन फेज होता है। ठीक है, ये जो बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, यही तो क्या है, डिजाइन फेज है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। इसका भी कुछ लेवल्स है। ठीक है, इंटरफेस डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। ठीक है, हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, उससे पहले एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम देखते हैं, सिस्टम क्या क्या चीज से बना होता है। तो सबसे पहले क्या है, आर्किटेक्चर। तो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल मॉडल दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर। ठीक है, सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा, बिहेवियर, सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्या इनपुट देंगे तो क्या होगा। ठीक है, एंड व्यूज ऑफ अ सिस्टम। वी कैन यूज फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट एंड इलस्ट्रेट द आर्किटेक्चर। हम लोग फ्लो चार्ट का मदद से बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस के बाद क्या होगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट का बनाते हैं, फिर स्टॉप करते हैं। उसके बाद है मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स मतलब एक से प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में जो साइट है, ठीक है, जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो तो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, एक हो सकता है एडमिशन मैनेजमेंट। ठीक है, एडमिशन मैनेजमेंट मतलब एक सपोज उसमें कुछ वेब पेजेस रहेगा, उसमें हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद पे करेंगे। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट का डेट आएगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट में रिजल्ट होगा, तो उसके बाद हम लोग का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस मिला के, ठीक है, क्या बनाएगा, एडमिशन मॉड्यूल बनाएगा। ठीक है, एडमिशन मॉड्यूल के बाद फिर क्लास में हम लोग जाएंगे तो अटेंडेंस होगा।
ठीक है। तो अटेंडेंस मॉड्यूल होगा जिसमें कि सपोज बायोमेट्रिक से होता है या टीचर अपने से करता है, ठीक है। तो एक अटेंडेंस मॉड्यूल होगा, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहेगा, किसका कितना अटेंडेंस, कितना दिन क्लासेस हुआ है, कितना दिन अटेंडेंस मतलब वो आया है, तो अटेंडेंस परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन मॉड्यूल होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो आंसर किया, उसका रिजल्ट। उसके बाद एग्जामिनेशन मॉड्यूल के बाद उसका फिर रिजल्ट मॉड्यूल आएगा, ठीक है, जिससे मार्कशीट जनरेट होता है, ग्रेड मिलता है, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सीएलसी अप्लाई करेंगे या अलग अलग जितना भी एक्टिविटीज है, कोई किसी क्लब में होगा, कुछ एक्टिविटीज में होगा तो उसके लिए अलग अलग से मॉड्यूल होगा, ठीक है। कोई टूर में जाना चाह रहा है तो उसका अलग से होगा, प्रैक्टिकल क्लासेस है उसका अलग से मॉड्यूल होगा। तो बेसिकली एक बड़ा सा कंपोनेंट को जब हम छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स। दीज आर द कंपोनेंट दैट हैंडल वन स्पेसिफिक टास्क इन अ सिस्टम, एक स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉड्यूल्स मेक अप द सिस्टम, एक बहुत सारा मॉड्यूल्स मिला के क्या बनाता है, सिस्टम बनाता है। components this provides a particular function or group of related functions, they are made up of modules, ठीक है। तो बहुत सारा मॉड्यूल्स मिल के, ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन और ग्रुप मिल के क्या बनाता है, कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद है क्या, इंटरफेस, शेयर बाउंड्री अक्रॉस विच कंपोनेंट्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड रिलेट, ठीक है। इंटरफेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। फिर डेटा, कि हर एक मॉड्यूल में कुछ ना कुछ डेटा रहता है, ठीक है। तो वो डेटा किस डेटा का मैनेजमेंट, डेटा किस तरह से फ्लो करेगा, कौन से मॉड्यूल से कौन से मॉड्यूल में जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस में देखिए हर चीज में नीचे में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम लोग साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करते जा रहे हैं। जो भी काम हम लोग कर रहे हैं साथ साथ हम लोग उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। कल हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने का जरूरत क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने का जरूरत पड़ा, ठीक है। तो जो हम लोग मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज किए उसका एक डॉक्यूमेंट बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आ रहे हैं, जनरेट सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। सिस्टम कैसा होना चाहिए, किस तरह का, वेब वेब ऐप होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, सिंपल विंडो एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जनरेट द सिस्टम इंटरफेस, हम लोग सिस्टम इंटरफेस को जनरेट किए। फिर इवेल्युएट द सिस्टम डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर हमको इवेल्युएशन के दौरान, ठीक है, लगता है कि और कुछ सिस्टम इंटरफेस बनना चाहिए, तो ये हम फिर से सिस्टम इंटरफेस में चले जाएंगे, फिर से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और अगर लगा कि हाँ सिस्टम डॉक्यूमेंट जो भी इंटरफेस बनने के लिए जो भी किया हुआ है वो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट किस पे जाएंगे, जनरेट द आर्किटेक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम लोग आर्किटेक्चर उसका बनाएंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे इवेल्युएट, इवेल्युएट करते टाइम अगर मेरे को लगा फिर से कुछ जनरेट करना है, ठीक है, फिर से हम इसको जनरेट कर देंगे, ठीक है। फिर पहले हम लोग सिस्टम इंटरफेस बनाए, फिर हम लोग उसका आर्किटेक्चर बनाए कि किस तरह से कैसे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल डिजाइन डिजाइन बने, एक एक फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन लगेगा, कौन कौन सा कंट्रोल पे कौन सा फंक्शन यूज होगा, ठीक है। पूरा पूरा हर चीज का डिटेल्स, ठीक है, हम लोग डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। फिर इवेल्युएट द डिटेल डिजाइन, डिटेल डिजाइन जो है उसको इवेल्युएट किए, ठीक है। उसके बाद रिव्यू द डिजाइन, फिर से एक बार रिव्यू होना चाहिए कि सब चीज जो हम लोग किए हैं, क्योंकि ये रिव्यू द डिजाइन बनने के बाद हम लोग मेन जो एक्चुअल में डिजाइनिंग का काम रहता है, ठीक है, मतलब डिजाइन करना, कोड करना, ये सब शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो रिव्यू कर लिए लास्ट में सब चीज ठीक है या नहीं। तो अब हम लोग आते हैं इंटरफेस डिजाइन, यहाँ पे हम लोग जैसे इंटरफेस डिजाइन, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि, ये जैसे 3 लेवल्स हम लोग देखे थे कि सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेस डिजाइन होता है, फिर क्या होता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, फिर क्या होता है, डिटेल डिजाइन होता है, ठीक है। तो मतलब तीन जो डिफरेंट लेवल्स हम लोग देखे थे यहाँ पर, उसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। एंड वही यहाँ पे देखिए ये जो 3 लेवल्स ऑफ डिजाइन है, तो डिजाइन
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस डिजाइन करते हैं। दूसरा में क्या करते हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। तीसरा में क्या करते हैं, डिटेल डिजाइन करते हैं। और ये जो हम लोग पिक्चर अभी देखे, डायग्राम देखे, उसमें वही है, पहले हम लोग इंटरफेस डिजाइन किए, आर्किटेक्चर किए, एंड लास्ट में डिटेल डिजाइन किए। वही 3 जो लेवल्स था, ठीक है, वही 3 लेवल्स को अलग अलग, मतलब अलग अलग फेज में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। इंटरफेस डिजाइन, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इंटरफेस डिजाइन में क्या होता है। इंटरफेस डिजाइन इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। इससे हम क्या समझते हैं, सबसे पहले जानना होगा कि सिस्टम क्या है और इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जैसे सिस्टम जो है ना, कोई भी एक एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, एंड उसका इन्वायरमेंट होता है वो जो हार्डवेयर या जो सॉफ्टवेयर या जो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो काम कर रहा है, वो उसका एनवायरनमेंट हो जाता है। जैसे सपोज मैं अपना मतलब कुछ काम कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट से, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल किया हूँ, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल करने के लिए क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, क्या मतलब अब अभी जैसे एक्सेल 2016 हम लोग यूज कर रहे हैं, या पहले 2007 यूज करते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन क्या ये विंडोज 10 में इंस्टॉल होगा, या विंडोज 2000 में इंस्टॉल होगा, या विंडोज एक्सपी में इंस्टॉल होगा, ठीक है। विंडोज या क्या उस तरह का हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये मिलके बनाता है उसका एनवायरनमेंट। तो कौन सा सिस्टम को सिस्टम किस एनवायरनमेंट में कैसे इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे जो टर्बो सी का एप्लीकेशन होता है, जो पुराना विंडोज एक्सपी में चलता था, वो विंडोज 10 में नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम इस एनवायरनमेंट में नहीं चलता है, ठीक है। तो सिस्टम मतलब हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, रैम मतलब किस तरह का है, क्या रिक्वायरमेंट्स है उस सिस्टम को चलने के लिए। सिस्टम हमेशा एनवायरनमेंट में वर्क करता है, ठीक है। तो दिस फेज प्रोसीड्स एट अ हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, हम लोग सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटरनल वर्किंग के बारे में उतना हम लोग जानने का कोशिश नहीं करते हैं। जैसे हम स्कूटी चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो क्या है, सिर्फ मतलब बस चाबी दिए, एक्सेलरेटर दिए, ब्रेक दिए, हो गया, ठीक है। इंटरनली कैसे एक्सेलरेटर देने पे या इंजन स्टार्ट करने पे कैसे पेट्रोल फ्लो हो रहा है इंजन तक, ठीक है, कौन कौन सा मशीन से एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कार में भी वही है, बस हम लोग चाबी देते हैं, स्टीयरिंग देते हैं, ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच, दैट्स इट, ठीक है, बस हम लोग यही जानते हैं, और अंदर में किस तरह से वर्किंग हो रहा है हम लोग को जानने का जरूरत नहीं। तो प्रोसीड्स एट अ हाई लेवल ऑफ abstraction, ठीक है, with respect to the inner workings during interface design, internal of the system are ignored, यानी इंटरनली सिस्टम और इंटरनली कैसा डिटेल्स में क्या है नहीं है, ठीक है, वो सब हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, एंड द सिस्टम इज ट्रीटेड एज ब्लैक बॉक्स, ठीक है। हम लोग सिर्फ इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, अंदर में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग ध्यान भी नहीं देते। Attention is focused on the dialogue between target system and the user device and other system with which it interacts, ठीक है। तो सिस्टम कौन सा है, यूजर कौन होगा, ठीक है, and कौन से सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, बस इसी पे हम लोग फोकस करते हैं। इंटरनली कैसे और बना हुआ है सिस्टम, और क्या फंक्शन यूज होगा, क्या क्लासेस यूज होगा, ठीक है, कौन सा फंक्शन किसको कॉल करेगा, इसके बारे में एकदम ध्यान नहीं देते हैं जब हम लोग इंटरफेस डिजाइन करते हैं। The design problem statement produced during the problem analysis step should identify people, other system and devices which are collectively called agents. तो मतलब जैसे लोग या सिस्टम्स या डिवाइसेस जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा,
उस सिस्टम को चलाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट्स। इंटरफेस डिजाइन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स: precise description of events in the environment, yes, or messages from agent to which system must respond. Precise description of event or messages that system must produce. System produce करते हैं. Specification of the data and format of data coming into and going out of the system. Specification of the ordering and timing relationship between incoming event or messages and outgoing event or output. ठीक है. So description of the events in the environment. ठीक है. क्या क्या events हो रहा है. ठीक है. प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। देखिए एक तो इवेंट इन्वायरमेंट में क्या इवेंट्स हो रहा है, ठीक है, उसके बाद मैसेजेस या इवेंट जो सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्मेट ऑफ डेटा, डेटा का क्या फॉर्मेट है, ऑर्डरिंग एंड टाइमिंग रिलेशनशिप, कब कौन सा इवेंट हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसमें इंटरफेस डिजाइन में हम लोग यही चीज का स्पेसिफिकेशन करते हैं, पहले कि एनवायरमेंट में क्या इवेंट्स हो रहा है, मैसेजेस क्या है सिस्टम और एनवायरमेंट के बीच में, ठीक है, सिस्टम क्या मैसेजेस या इवेंट प्रोड्यूस कर रहा है, डेटा का क्या फॉर्मेट है, ठीक है, और टाइमिंग, कब कौन सा मैसेज आ रहा है, कौन सा इवेंट अकर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन में ऊपर में हम लोग क्या किए, सिर्फ सिस्टम का इंटरफेस के बारे में फोकस रखते हैं और किसी चीज पे फोकस नहीं करते। आर्किटेक्चरल डिजाइन में हम लोग मेजर कंपोनेंट्स के बारे में ध्यान देते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या रहेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंटरफेसेस, रिलेशनशिप, इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है, आपस में क्या इंटरेक्शन हो रहा है। इन आर्किटेक्चरल डिजाइन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज चोजन बट इंटरनल डिटेल्स ऑफ मेजर कंपोनेंट्स आर इग्नोर्ड। इंटरनल डिटेल्स को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। Gross decomposition of the system into major components, ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स में सिस्टम को हम लोग बांटते हैं, ठीक है, बांटेंगे तभी तो पता चलेगा आर्किटेक्चर किस तरह से हो रहा है, ठीक है। फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सा कंपोनेंट का क्या इंटरफेस होगा, ठीक है? कौन सा कंपोनेंट का क्या परफॉर्मेंस होगा, कौन सा कंपोनेंट को क्या रिसोर्सेस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन, कंपोनेंट्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन, ठीक है, कौन सा डेटा किसको क्या भेजेगा, यह आर्किटेक्चरल डिजाइन। उसके बाद डिटेल डिजाइन, ठीक है, डिटेल डिजाइन में क्या करते हैं, इंटरनल एलिमेंट्स, ठीक है, इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनल एलिमेंट्स को हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या काम हम लोग करते हैं, ठीक है, मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स को पर्टिकुलर प्रोग्राम यूनिट्स में बांटना, ठीक है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिट्स, ठीक है, कौन सा यूनिट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, यूजर इंटरफेसेस कौन सा होगा, यूनिट स्टेट्स, स्टेट चेंज, ठीक है, डेटा एंड कंट्रोल इंटरेक्शन, डेटा का पैकेजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर तो पता है, ठीक है, इस तरह का क्या एरे यूज हो रहा है, लिंक लिस्ट, ठीक है, स्टैक, क्यू, तो कौन सा यूज हो रहा है, ये सारा कुछ हम लोग किसमें करते हैं, डिटेल डिजाइन में। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स इनटू सूटेबल फॉर्म, ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट्स को सूटेबल फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट वाला बात तो बोल दिए कि वो कस्टमर रिक्वायरमेंट सर्विस डॉक्यूमेंट क्या क्या काम करते हैं वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉड्यूल्स बनाते हैं अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स, ठीक है। कंट्रोल रिलेशनशिप, मॉड्यूल्स के बीच का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, इंटरफेस अमंग द डिफरेंट मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स का इंटरफेस क्या होना चाहिए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा मॉड्यूल क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा, कौन सा मॉड्यूल्स कौन सा एल्गोरिदम यूज करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, करेक्टनेस, अ गुड डिजाइन शुड बी करेक्ट, ठीक है, अच्छा डिजाइन करेक्ट होना चाहिए, जितना भी फंक्शनैलिटीज है, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना है। एफिशिएंसी, address the resource time cost and optimization issues, flexibility, ठीक है, ability to adapt, ठीक है ना, accommodate change, सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए
कि अगर हम बाद में उसमें कोई चेंज करना चाहे तो वो चेंज हम बहुत इजीली कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना। इंक्लूड डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर इन अ वे दैट अलाउ मॉडिफिकेशन, एनहांसमेंट, स्केलेबिलिटी without requiring significant rework or major disruption to existing functionality। मतलब ऐसा कोई अगर चेंज का जरूरत है तो एग्जिस्टिंग चीज को मतलब पूरा तोड़ के या एकदम नए सिरे से करना वैसा नहीं, ठीक है। मतलब चेंज करना बहुत आसान हो, बोलने का मतलब ये है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर चेंजेस इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है तो तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी। अ गुड डिजाइन शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। बहुत अच्छे से समझ में आने लायक होना चाहिए। समझ में हम लोग को आए तो बहुत अच्छे से वो होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट। कंप्लीटनेस, ठीक है। जितना भी कंपोनेंट्स है, डेटा स्ट्रक्चर, मॉड्यूल, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है, उस हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी। एक मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन का। मेंटेनेंस में यहाँ क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई कर सकते हैं, मेंटेन ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ ना कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक बार बना दिए और बस बना के छोड़ दिए, ठीक है। वहां पे मेंटेनेंस, ठीक है, उसका जरूरत बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। और हम लोग का जो आईटी वर्ल्ड है उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस का जरूरत बहुत ज्यादा होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोन लेते हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे अपना जो ऐप आता है उसको अपडेट करने के लिए मैसेज आता है कि आपको अपडेट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप अपडेट करने के लिए बोलता है, फेसबुक अपडेट करने के लिए बोलता है, क्रोम अपडेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि जब जैसा था वैसे ही है, ठीक है। अगर हम बीच बीच में फोन को हमको अपडेट करना है, ठीक है। एंड अपडेट करने में बहुत बार क्या होता है कि मेमोरी फिर हम लोग का कम होने लगता है, फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर आने लगता है तो फिर फोन स्लो हो जाता है। फिर हम लोग को चेंज करना पड़ता है या एक्सपैंडेबल मेमोरी लगाना पड़ता है, मेमोरी कार्ड लगाना पड़ता है। तो यही प्रोसेस थ्रू आउट चलते रहता है, ठीक है। तो मॉड्यूलर एज वेल स्ट्रक्चर्ड डिजाइन प्रिंसिपल्स, naming convention and provide clear documentation. Maintainability and software and design also enables developer to fix bugs. Errors को हम लोग fix कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स को enhance कर सकते हैं and adapt the software to changing requirements. And software को जो changing requirements है उसके हिसाब से adapt कर सकते हैं, ठीक है। Software design concepts. Concepts are defined as a principal idea or invention that comes in our mind. आइडिया और प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर डिजाइन मतलब क्या आइडिया और क्या प्रिंसिपल है, इस पे भी इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। हाउ यू प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेनी कॉन्सेप्ट इन सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। तो हम लोग यही जो कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है उसी को हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यानी ये जो हम लोग देख रहे थे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलैरिटी, ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, हाइड द डिटेल्स। हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो बनाने टाइम जितना डिटेल्स है उसको हाइड किया जाए। जैसे यूजर है, यूजर को क्या है, सिर्फ यूज करना है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। उसको ये नहीं पता चलता है कि हाँ कौन सा बटन क्लिक करने से कौन सा फंक्शन इन्वोक हुआ है, ठीक है, कौन सा वेरिएबल्स कहाँ यूज हुआ है, ठीक है। तो यूजर को ऐसा किसी कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड द डिटेल्स टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी और क्वालिटी। एफिशिएंसी या क्वालिटी को इंक्रीज करना। डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर नेसेसरी। अलग अलग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का जरूरत होता है, ठीक है। एंड मस्ट बी अप्लाइड एट ईच स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। ईच स्टेज में इसका जरूरत होता है, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट, दैट कैन बी रिमूव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन and to refine the software solution. The solution should be described in broad way, wide range of things at higher level of abstraction. तो इससे क्या रहता है कि हम लोग मतलब डिफरेंट लेवल्स, क्या चीज किस लेवल पे हिडन होना चाहिए, ठीक है। और क्या कौन सा लेवल का एब्स्ट्रैक्शन कहाँ अप्लाई होना चाहिए, इस पे ध्यान देते हैं सो दैट
कोई भी एरर अगर है, ठीक है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, एंड सोल्यूशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे एक लाइन में अगर बोला जाए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि इररिलेवेंट डेटा को हाइड करना, ठीक है, जो चीज मेरे काम का नहीं है उसको हाइड करना। जैसे सपोज हम लोग जब ऐसे सिंपली प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो अलग अलग यूजर्स होता है, एडमिन होता है, ठीक है, फिर यूजर वन, यूजर टू, मैनेजर होता है, ठीक है, फिर एंड यूजर्स होता है, ठीक है। तो एडमिन को जो चीज दिखना चाहिए, जो चीज का रिपोर्ट दिखना चाहिए, वो एंड यूजर्स को उसको कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एंड यूजर्स को सिर्फ अपना काम का जो काम है, अपना जो देखना है, सिर्फ वो उसके सामने हो गया तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी मतलब हम सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं। तो मॉड्यूलैरिटी सिंपली मीन्स डिवाइडिंग द सिस्टम और प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करना सिस्टम को, ठीक है, टू रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, कम्प्लेक्स सिस्टम ना हो, इसको रिड्यूस करने के लिए। In the same way, modularity in design means subdividing a system into smaller parts so that each part can be created independently and then use this part in a different system. ठीक है? तो subdividing a system into smaller parts, ठीक है, वो parts को individually independently create किया जा सके and to different functions उसे perform. It is necessary to divide the software into components known as modules. ठीक है, तो एक ही फंक्शन या एक ही पेज में, जैसे हम लोग अगर ये बोले, ठीक है, कि एक ही एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो एक ही पेज में क्या सारा काम कर सकते हैं? ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है, एक ही पेज दिखेगा, सारा काम कैसे हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, अपना काम को अलग अलग मॉड्यूल से अलग अलग पेजेस में बांट देते हैं, ठीक है। Use these parts in different systems to perform different functions. It is necessary to divide the software into components known as modules because different softwares, monolithic software, ठीक है, monolithic मतलब एक ही कर्नल रहता है, एक ही सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। तो modularity in design has now become a trend and also important. If the system contains fewer components, that it means the system is complex. ठीक है, कम पेजेस है कोई प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब वो एक ही वही गिना चुना तीन चार पेज में सारा कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। उससे अच्छा अगर हम बांट बांट के करें, ठीक है, बहुत इजी लगेगा, ठीक है, और कम्प्लेक्स भी नहीं होगा। और कम्प्लेक्स होना मतलब ज्यादा उसमें मेहनत भी लगेगा, कॉस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा अगर हम सिस्टम को छोटा कंपोनेंट्स में बांट दें, तो कॉस्टिंग उसका कम हो जाएगा, ठीक है, एंड पता भी चलेगा एक साथ तीन मेंबर्स एक साथ एक कंपोनेंट पे काम करें, जल्दी भी काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद है आर्किटेक्चर, डिजाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, ठीक है। आर्किटेक्चर मीन्स अ टेक्निक टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाना। एलिमेंट्स या डेटा स्ट्रक्चर क्या है? रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट मतलब इसको रिफाइन करना, इम्प्यूरिटीज को हटाना, ठीक है। तो रिफाइनमेंट मीन्स रिफाइन समथिंग, रिमूव एनी इम्प्यूरिटीज, ठीक है, मतलब एरर, ठीक है, या कोई अनोमली है, ठीक है, तो इसको हटाना। रिफाइनमेंट इज वेरी नेसेसरी टू फाइंड आउट एनी एरर इफ प्रेजेंट एंड देन टू रिड्यूस इट, ठीक है, एरर को रिड्यूस करना। उसके बाद यहाँ पैटर्न, रिपीटेड फॉर्म, pattern simply means a repeated form or design in which some same shape is repeated several times. एक ही पैटर्न, एक ही मतलब एक ही तरह का शेप को रिपीट किया गया है, एक ही पैटर्न। The pattern in the design process means repetition of a solution to a common recurring problem within a certain context. Information hiding, hide the information. So information hiding is achieved by designing the module in a manner that the information gathered or contained in one module is written and can be accessed by other modules. तो information को hide करना, refactoring, reconstruct करना, फिर से बनाना, without impacting the behavior or its function. The process of changing the software system in a way that it won't impact the behavior of the system and improve the internal structure. अब हम लोग डिफरेंट लेवल्स जो है, ठीक है, जैसे पहले भी हम लोग देखे थे, थोड़ा सा और ये जो भी हम लोग टॉपिक्स है उसके थोड़ा डिटेल्स में तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं कि और डिफरेंट लेवल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है आर्किटेक्चरल डिजाइन, ओवरऑल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर किस तरह से है, वही होता है आर्किटेक्चर, है ना।
ये लेवल क्यों जरूरी है? क्योंकि डिजाइनर्स को यहाँ पर एक आइडिया मिल जाता है कि जो सोल्यूशन डोमेन, मतलब हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, एक सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो आइडिया ऑफ द प्रपोज सोल्यूशन डोमेन, उसका सोल्यूशन डोमेन का आइडिया मिल जाता है। प्रिलिमिनरी और हाई लेवल डिजाइन decomposed into a set of module interface among the various module are identified. Outcome of this stage is called program architecture. Detailed design, high level design is complete, detailed design is undertaken. Each module is examined carefully to design the data structure and algorithm. So detailed design किया जा रहा है, ठीक है। Stage outcome is documented in a form of a module specification or document. तो यहाँ पर ये तो हम लोग डिस्कस किए, फिर उसी जो हम लोग टॉपिक्स को पढ़े थे उसी को हम लोग डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे। एक मिनट। तो व्हाई आर एब्स्ट्रैक्शंस इंपॉर्टेंट इन सिस्टम डिजाइन? एब्स्ट्रैक्शन का जरूरत क्यों होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ और एक डेफिनेशन दिया हुआ है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर करना सिस्टम का, ऑब्जेक्ट का, एंड नॉन एसेंशियल डिटेल्स को ओमिट करना। कॉम्प्लेक्स सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन है करके ही हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जैसे अगर हम लोग खुद अपना ही बात कर रहे थे हम लोग बाइक का, स्कूटी का या फिर कार का, ठीक है। तो कार या स्कूटी अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स मशीन्स है, ठीक है, लेकिन हम लोग उतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाते भी नहीं है, हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचते भी नहीं है, बस हम लोग उसका यूज के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जो चीज चाहिए, ठीक है, सिंपली स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक क्या है, ठीक है, इसी तक हम लोग लिमिटेड है, ठीक है। थ्रू सिंप्लीफाइड लेंस facilitating comprehension, modularity and efficiency. Modularity मतलब मॉड्यूल्स में बांटने को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी, एंड उसका एफिशिएंसी। बाय एब्स्ट्रैक्टिंग अवे द कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइनर कैन क्रिएट स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं फीचर्स को, कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। एंड मेंटेन द सिस्टम दैट आर इजियर टू रीजन अबाउट एंड एक्सटेंड। In system design, abstraction act as a tool for designing system in order to solve complex systems. So, pivotal role in simplifying complex concepts. ठीक है. Data abstraction, database का abstraction. ठीक है. Database एक important component होता है हमारा project का. ठीक है. So, abstraction plays crucial role in separating the physical and logical layer. Physically क्या किस तरह से कौन से फील्ड में कितना साइज में कौन सा डेटा रह रहा है, लॉजिकल मतलब कौन कौन सा फील्ड्स लगेगा, किसके लिए लगेगा, तो एक लेयर के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द अंडरलाइंग डेटाबेस, शील्डिंग डेवलपर फ्रॉम द इंटिग्रेसीज ऑफ द स्टोरेज इंजन। एडवांटेजेस ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एनहांसेस पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी को एनहांस करता है by decoupling the application from the specific database vendor. Developer can switch database seamlessly without significant changes. Abstraction allow from improved performance optimization. Okay. Abstraction fosters maintainability, collaboration. डेवलपर से अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर abstraction and distributed system हम लोग देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स एक दूसरे से, ठीक है, जब कनेक्टेड हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इस सिस्टम डिजाइन में एब्स्ट्रैक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। कोर फंक्शनैलिटीज, जो जरूरी फंक्शनैलिटीज है उसी पे डेवलपर्स फोकस कर सकता है, ठीक है। इंप्लीमेंट कैसे होगा उसके बारे में फोकस नहीं करके मतलब एट प्रेजेंट जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस कर सकता है। इंटरफेसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट रादर देन स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन। लूज कपलिंग, कपलिंग एंड कोहेजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन एड इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल मेंटल मॉडल ऑफ द सिस्टम प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी हम लोग बात किए, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज को एनकैप्सुलेट करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, ठीक है, रैपिंग। एडवांटेजेस क्या क्या है?
मैसेज क्यू और मैसेज ब्रोकर, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्शन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। स्केल हॉरिजॉन्टल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। फॉल्ट टॉलरेंस भी होता है, ठीक है, मतलब फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है। रेजिलियंस मतलब एरर कंडीशंस अगर है भी तो उसके बावजूद ठीक से काम कर सकता है। रेप्लिकेटिंग, शार्टिंग, लोड बैलेंसिंग आर इम्प्लीमेंटेड एज एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फेलियर रिकवरी। तो इसका कंक्लूजन है, plays a crucial role in system design by simplifying complex concept, modular framework, enabling efficient development, database distributed। इसका जो नोट सब है वो थोड़ा भेजते हैं, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट इसका Yes, नोट। sir. ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डिजाइन का पहला टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, वो हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बारे में बहुत डिटेल्स में हम लोग बात भी की कि क्या होता है, क्या ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। हम लोग अभी मॉड्यूलैरिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मॉड्यूलैरिटी, ठीक है, मॉड्यूलैरिटी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कितना मॉड्यूल्स में बटा हुआ है, एंड वो मॉड्यूल्स एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, वो मॉड्यूल्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। अम, अ, मतलब लूजली कपल्ड है, ठीक है, टाइटली कपल्ड है, इंटरैक्शन किस तरह से है, ठीक है। तो मॉड्यूल सिंपली मीन्स द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर। बड़ा सा सॉफ्टवेयर को छोटा छोटा टुकड़ा में या छोटा छोटा फंक्शनैलिटीज में हम बांटते हैं तो वो क्या हो जाता है, मॉड्यूल्स हो जाता है, ठीक है। उसको भी और बांट सकते हैं तो सब मॉड्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट मतलब एक ही प्रोजेक्ट का डिफरेंट टास्क, ठीक है, या ग्रुप ऑफ टास्क मिलके क्या बनाता है, मॉड्यूल बनाता है। तो सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स that work together to form a single functioning item, but sometimes they can perform as a complete function, ठीक है, if not connected with each other। मतलब यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाला बात है कि छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करके फंक्शनिंग तो अच्छा सा फंक्शनिंग तो कर ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी
क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंट तो फंक्शनिंग परफॉर्म कर ही रहा है, ठीक है, उसके अलावा एक साथ भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, एक साथ भी इंटीग्रेटेड वे में जब उसको फंक्शन परफॉर्म करना है तब भी वो अच्छे से काम कर रहा है। तो दिस मतलब ये जो प्रोसेस है कि मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट भी अच्छे से काम कर रहा है, कंप्लीट फंक्शनैलिटीज एक साथ भी काम कर रहा है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलैरिटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डिग्री टू विच कंपोनेंट्स आर मेड अप कैन बी कंबाइंड, किस तरह से कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मॉड्युलैरिटी इज अ की वेपन इन रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। हम अगर छोटे पार्ट्स में उसको समझेंगे और समझना भी है, जैसे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मॉड्यूल वाइज ही उसको समझना चाहिए, ठीक है, एक एक फंक्शन, एक एक पार्ट, एक एक पर्पस, कौन सा बटन क्लिक कर रहे हैं तो कौन कौन सा फंक्शन, वो फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, वो फंक्शन फिर किसी और फंक्शन को इन्वोक कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ही हम लोग को वो समझना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलैरिटी इज अ सिस्टम शुड बी built from cohesive loosely coupled components modules. System should be made up of different components that are united, ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स है लेकिन यूनाइटेड है एंड एक साथ काम कर रहा है। हम्म, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.